वेलकम टू केप ऑफ गुड होप। माय नेम इज़ दीपा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम अर्थक्वेक वेव्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट सेशन में हमने अर्थक्वेक की जनरेशन के बारे में बात किया था, किस तरीके से अर्थक्वेक की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, यानी कि एक अर्थक्वेक किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से उसकी जनरेशन हमें देखने को मिलती है डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था। अगर आपको लिंक की ज़रूरत है तो यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं आपको वहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन चेक आउट। आज का जो सेशन है वो स्पेसिफिकली अर्थक्वेक की वेव्स के ऊपर है। लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि अर्थक्वेक क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि ये एक सडन एनर्जी होती है जो कि रिलीज होती है डीप बीनीथ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे एनर्जी का सडन रिलीज होना ही हम अर्थक्वेक के नाम से, इसी को हम अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। तो अर्थक्वेक इज स्पेसिफिकली एक ऐसा जियोटेक्टोनिक हिजार्ड है, ये स्पेसिफिकली जियोटेक्टोनिक हिजार्ड के अंडर आ जाता है, क्योंकि जियोटेक्टोनिक का यही मतलब है कि वो एक ऐसा फेनोमेना है जो कि रिलेटेड है अर्थ सरफेस, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव कर रही हैं तो इसके वजह से ही अर्थक्वेक की फॉर्मेशन हो रही है। ये हमने लास्ट क्लास में समझा था और मैंने आपको कंडीशंस भी बताई थी कि देयर आर टोटल 3 कंडीशंस। फर्स्ट इज डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन्स, जहां पर एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है। इस हालात में अर्थक्वेक की एक कंडीशन सिचुएशन अर्थक्वेक जनरेट होती है। जब एक दूसरे के पास आती है प्लेट्स, तब भी हमें अर्थक्वेक फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट प्लेट्स, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। एंड अनदर थर्ड नंबर का जो है दैट इज ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, एक दूसरे से होकर के प्लेट गुजर जाती हैं, इसमें माइनर अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। ये हमारा लास्ट डिस्कशन था। इसके बाद से आज हम स्टार्ट करेंगे और भी कुछ डिटेल्स हम कवर करेंगे रिलेटेड टू अर्थक्वेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आप अपनी जितनी भी फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, ज्योग्राफी के जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। एंड शेयर करना मत भूलना एंड कीप वॉचिंग। तो लेट्स गेट बिगिन। देखते हैं कि व्हाट आर दी वेव्स। वेव्स का क्या मतलब होता है? अर्थक्वेक में वेव्स का यही मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर ये क्रस्ट है, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्रस्ट, एंड यहाँ पर कहीं पर एक अर्थक्वेक आई हुई है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, मैंने बताया था दिस इज दी फोकस, जहां से सबसे पहले अर्थक्वेक का जनरेशन हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज फोकस एंड यहाँ से परपेंडिकुलर हमें अर्थ सरफेस में अर्थक्वेक बिल्कुल हिट करती है। मैंने बताया था कि बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं एपिसेंटर, ये भी मैंने बताया था। सो एपिसेंटर एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये जो वेव्स हैं ये इसी से रिलेटेड है कि किस तरीके से हमारी सरफेस में और इंटीरियर इन दी अर्थ सरफेस हमें कुछ वेव्स देखने को मिलती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको पी और एस वेव के बारे में बताया था। तो पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव। तो आज हम देयर आर टोटल 4 वेव्स। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि देयर आर टोटल 4 वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स की अगर हम बात करें। पी वेव, एस वेव यानी कि प्राइमरी वेव, इसे हम प्राइमरी कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहले अर्थक्वेक जनरेशन के सबसे पहले ये अर्थ सरफेस पर हिट करती है एंड दिस इज द प्राइमरी वेव, और इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। दिस इज द वेव विच इज बेसिकली हैविंग द हाईएस्ट स्पीड। एंड देन उसके बाद आता है सेकेंडरी वेव। इसमें क्या होता है, ये पी वेव के बाद पहुंचती है अर्थ सरफेस में, सेकेंडरी होती है, यानी कि पी वेव प्राइमरी एंड देन फिर सेकेंडरी वेव पहुंचती है। एंड सेकेंडरी वेव बेसिकली पी वेव से थोड़ी सी कम इसका स्पीड होता है। एंड देन थर्ड नंबर की आती है एल वेव एंड देन आर वेव। तो अब इन दोनों वेव को हम कहते हैं बॉडी वेव। क्यों बॉडी वेव कहते हैं पी एंड एस वेव को? बिकॉज दीज are basically we can see in the beneath the earth surface। तो ये हमारे अर्थ सरफेस के नीचे हमें देखने को मिलती है।
लेकिन जब भी अर्थक्वेक से ये अर्थक्वेक जब टकराती है क्रस्ट में, मतलब कि अर्थ सरफेस में, एंड उसके बाद जो वेव्स जनरेट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल एंड आर वेव। तो एल और आर वेव हमें सरफेस के ऊपर जब अर्थक्वेक मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसका इंटेंसिटी हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये स्प्रेड आउट होती है, तो ये एल एंड आर वेव हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब वो बीनीथ द अर्थ सरफेस रहती है, जब धरती के नीचे हमें अर्थक्वेक जो कि बेसिकली बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है, लेकिन ये एल एंड आर वेव की वजह से ही हमें अर्थक्वेक फील होता है, क्योंकि ये धरती के ऊपर वेव का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। तो पी एंड एस हो गई बॉडी वेव, एंड इनको कहते हैं सरफेस वेव, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दी सरफेस वेव। तो पी एंड एस इज द बॉडी वेव एंड एल एंड आर आर दी सरफेस वेव्स। इतनी बात समझ में आ गई है हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से इसका हमें स्प्रेडिंग आउट किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से ये स्प्रेड आउट हो रहा है, या किस तरीके से इसका हम कह सकते हैं कि इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर पी वेव जनरेट होंगी, एंड देन प्राइमरी वेव, इसका स्पीड मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा है, ये यहाँ पर हिट कर रही है अर्थ सरफेस में, एंड एपिसेंटर में जब भी ये हिट करती हैं तो ये कुछ इस तरीके से सबसे पहले पहुंचती है, ये सबसे, और पी वेव सबसे पहले पहुंचेगी अर्थ सरफेस में। इसका मतलब ये बिल्कुल जनरेट होके ही मतलब अर्थ सरफेस तक पहुंच जाएगी, प्राइमरी है। इसका एक और पॉइंट ये याद रखना है कि पी वेव इज नोन एज साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों कहते हैं इसे, बिकॉज ये लॉन्गिट्यूडनली काम कर रही है। अब लॉन्गिट्यूडनली काम कर रही है का क्या मतलब हो गया, ये जो वेव है ये साउंड वेव की तरह होती है, यानी कि साउंड वेव जिस तरीके से इसका हमें फ्लो देखने को मिलता है, प्राइमरी वेव भी ठीक उसी तरीके से होती है। तो हमें ये समझ में आ गया कि प्राइमरी वेव इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल और साउंड वेव। तो ये उसी तरीके से इसका हमने फिजिक्स में जरूर पढ़ा ही होगा ये सारी टर्म्स। सेकेंडरी वेव्स होती हैं प्राइमरी वेव से डिफरेंट। ये क्या होता है इसमें, बेसिकली सेकेंडरी वेव में स्पीड प्राइमरी वेव से कम होती है, एंड ये ट्रांसवर्स वेव के तौर पर हमें देखने को मिलता है। पी वेव सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही मीडियम से होकर के गुजर सकती हैं, लेकिन एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ये पास होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पी वेव तीनों ही मीडियम से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर जब जनरेशन हमें देखने को मिल रहा है पी वेव का, तो ये तीनों ही अगर यहाँ पर कोई भी मीडियम हो वो पास कर जाएगी, लेकिन एस वेव में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। इसीलिए शैडो जोन जो है वो भी डिफरेंट होते हैं। शैडो जोन का कॉन्सेप्ट किसी और दिन मैं आपको डिटेल में वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगी, तो चैनल पे आप जुड़े रहना, आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो एक पॉइंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पी वेव तीनों ही मीडियम से गुजर सकती है, लेकिन एस वेव के बारे में ऐसा नहीं है। एस वेव स्पेसिफिकली सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास कर सकती है। नाउ इसके बाद मैं सरफेस वेव के बारे में बात करूंगी। अब सरफेस वेव स्पेसिफिकली क्या होती है कि जब क्रस्ट में आ गई, इसके बाद जो फ्लो हमें देखने को मिलता है उसे ही हम कहते हैं कि एस वेव के बाद से, यानी कि आर वेव एंड एल वेव। तो ये जो टू वेव्स हैं ये हमें इसके बाद सरफेस में फ्लो इसका नजर आता है। अब ये एक याद रखने वाली पॉइंट है कि एल वेव जो है, एल एंड एस वेव, ये दोनों ही वेव का इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होता है। अब अर्थ सरफेस में जहाँ पर एपिसेंटर होगा, एक बहुत ही जाहिर सी बात है कि जहाँ पर फर्स्ट पहुँच रहा है अर्थ सरफेस पर अर्थक्वेक की जो मतलब जो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँचने के बाद, एपिसेंटर पर पहुँचने के बाद जो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होती है वो एपिसेंटर में ही
सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी देखने को मिलती है। इसके बाद से ये कम होने लगती है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर, यानी कि इस जगह पर एपिसेंटर के आसपास वाली जो रीजन है, यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको सरफेस वेव यानी कि R एंड L, ये दो वेव्स की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ज़्यादा दूर जाएगी, ये डिस्टेंस ज़्यादा, जितना इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो इसकी इंटेंसिटी भी कम होती चली जाएगी। जाहिर सी बात है कि मतलब मान लो कि नेपाल में एपिसेंटर है, तो नेपाल में अगर एपिसेंटर है तो नेपाल में डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगी, नेपाल में उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो ये याद रखना है। और अगर वो नेपाल में अगर एपिसेंटर है तो वेस्ट बंगाल में अगर हम इसको फील करेंगे तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम होगी। तो ये बात भी इसमें ध्यान रखने वाली बात है। सो मैंने आपको इतना तक तो आई होप कि समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज स्पेसिफिकली स्केल। अब मेजरमेंट स्केल के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, एक ब्रीफली आइडिया बता दूँ मैं एक बार कि स्पेसिफिकली अर्थक्वेक की जो मेजरमेंट स्केल है वो दो तरीके की स्केल हमें स्पेसिफिकली देखने को मिलती है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। सबसे पहला स्केल है मर्करी स्केल एंड सेकेंड नंबर इज Richter scale. So Mercalli scale and Richter scale, these are the two scales which is specifically used to measure earthquake. Mercalli scale is specifically, हम Mercalli scale को क्यों यूज करते हैं? Mercalli scale को इंटेंसिटी के लिए मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इंटेंसिटी मेजर करने के लिए Mercalli scale का यूज किया जाता है। Mercalli scale की अगर बात करें तो स्केल की अगर हम बात करें so there are total two scales, Mercalli and Richter. These are the two scales जहाँ पर हमें स्पेसिफिकली हमें देखने को मिलता है कि इस Mercalli scale is specifically intensity, is for intensity and Richter scale is for magnitude. Richter scale को मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, मैग्नीट्यूड। तो कहीं पर अगर कम डिस्ट्रक्शन हुआ है या ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसको जानने के लिए कौन से स्केल का यूज किया जाता है स्पेसिफिकली, इसको जानने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितनी ये डिस्ट्रक्टिव थी अर्थक्वेक मतलब एक जगह पर अकर हो जाने के बाद इसका जो इम्पैक्ट है वो उसको मेजर किया जाता है। तो ये ग्राफ पेपर में कुछ इस तरीके से कुछ वेव लेंथ, जब मतलब एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर एक आपको शीट लगा हुआ नजर आएगा और यहाँ पर एक प्लम बॉब की तरह होती है एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली शीट में आपको इस तरीके से रीडिंग मतलब स्केल एक यहाँ पर सेट किया रहता है एंड यहाँ पर से आपको मतलब अगर इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा इसका आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसका वेवलेंथ होगा, लेकिन वेवलेंथ कम कब होगा जब इंटेंसिटी कम होगी। तो इस तरीके से कुछ इसे पेपर के ऊपर ग्राफ में मेजर किया जाता है अर्थक्वेक की, मतलब क्या इंटेंसिटी थी, कितनी मैग्नीट्यूड मतलब कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है उसको बताने के लिए मर्केली स्केल एंड रिक्टर स्केल का यूज किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई है बात। एंड देन इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सरफेस वेव है इसके बारे में एक थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको कि सरफेस वेव स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है इन नेचर, क्योंकि एल और पी एंड एस वेव तो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती क्योंकि ये सरफेस के नीचे हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये जब सरफेस पे हमें देखने को मिलती है यानी कि एल एंड आर वेव, तो ये इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें हमें डिस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, बिल्डिंग्स या फिर कोई भी जो स्पेसिफिकली किस तरीके की डैमेजेस हमें देखने को मिलती है, ये आपने देखा ही होगा वीडियोस में, तो वो सरफेस वेव के द्वारा देखने को मिलती है। सरफेस वेव्स आर स्पेसिफिकली उसमें भी
एल वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव एंड एल वेव एंड आर वेव ये इन्वेंटर्स के नाम पे रखा गया है। एल वेव का स्पेसिफिकली लव वेव के नाम से जानते हैं इसको, अगर फुल फॉर्म में हम देखें। आर वेव को रैले वेव कहते हैं, जैसे कि पी वेव को प्राइमरी वेव, एस वेव को सेकेंडरी वेव, एल वेव को लव वेव एंड आर को रैले वेव। इस तरीके से हम इसका अगर फुल फॉर्म करें तो ये हमें देखने को मिलेगा। एंड ये इन्वेंटर्स एल एंड आर वेव्स, इन दोनों ही वेव्स को इन्वेंटर के नाम पर रखा गया है। तो वी आर डन विद आवर सेशन टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन thank you so much and keep watching my videos and please do share with your friends and family and subscribe करना मत भूलना। and अगर आपको किसी भी जानकारी है, मतलब जानकारी आपको चाहिए रिलेटेड टू चैनल और ज्योग्राफी रिलेटेड कोई भी बात आपको बतानी है तो आप मुझे मेल कर कर बता सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि हाउ डू यू फाइंडिंग माई वीडियोज़, हाउ डू यू फाइंड इट, मतलब कि कुछ अगर मुझे सजेशन देना हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। एंड you are always welcome। अपने comments share करना। and that is all for now। We will be meeting in the next session। Till then, thank you so much and have a good day। Bye।